हेलो दोस्तों, कैसे हो? आपका स्वागत है त्रिपाण स्टडी सेंटर में। आज जो हम करने जा रहे हैं क्लास 12 एनआईएस बोर्ड का जो है पॉलिटिकल साइंस का चैप्टर नंबर 17, यूनिवर्सल अडल्ट फ्रेंचाइजी एंड द मेथड ऑफ रिप्रेजेंटेशन। अर्थात इसका मतलब यही है कि व्यास मताधिकार चुनाव प्रक्रिया तथा प्रतिनिधित्व की प्रणाली। देखिए, ये कई मायने में कई क्लास के बच्चों के लिए इंपॉर्टेंट रहेगा, जिनमें ये जो है मताधिकार, व्यास मताधिकार चुनाव प्रक्रिया एवं प्रतिनिधित्व की प्रणाली है। तो ये चैप्टर कई मायने में इंपॉर्टेंट रहेगा, चाहे वो सीबीएसई के बच्चे हों, चाहे एनआईएस के बच्चे हों, चाहे यूपी बिहार बोर्ड के बच्चे हों। सिलेबस के रिगार्डिंग अगर चलिएगा तो ये काफ़ी आपके लिए फ़ायदेमंद रहेगा। और फ़ायदेमंद इसलिए भी रहेगा क्योंकि आपको पता ही है कि त्रिपाण स्टडी सेंटर जो है हिंदी इंग्लिश दोनों ही माध्यम में आपको जो है पॉलिटिकल साइंस समझाने की कोशिश किया जा रहा है। साथ में आपके समक्ष जो है डिस्प्ले भी आपको हिंदी इंग्लिश दोनों ही लैंग्वेज में होता है। तो इसमें जो है आपको सिर्फ अक्षरों से ज्ञान प्राप्त करना है, ठीक है। इसलिए ये त्रिपाण सेंटर इस प्रकार जो है अपने कार्य में कार्यात है। आपको पता ही है दोस्तों कि चैनल स्टार्ट करने से पहले एक बात जो मैं हमेशा कहता हूँ, जिसको आपको सोचना भी चाहिए, विचार भी करना चाहिए और अमल भी करना चाहिए, वो ये है कि जब भी वीडियो देखिए पूरा देखिए, क्योंकि अधूरा जानकारी सदैव खतरनाक होता है। साथ में एक इंपॉर्टेंट बात ये भी रहता है, अगर आप पहली बार वीडियो देख रहे हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलना, क्योंकि दोस्तों लाइक कीजिएगा तो बनाने वाले का मनोबल बढ़ता है, सब्सक्राइब कीजिएगा तो इससे ये होता है कि जब भी मैं कोई वीडियो डालूंगा उसका नोटिफिकेशन आपको समय रहते मिल जाएगा। और देखिए, शेयर का मतलब ये होता है कि आपके थ्रू न जाने किन बच्चों को हेल्प मिल जाए, ये आप भी नहीं जानोगे। इसलिए जो है आप शेयर जरूर करो, ठीक है। व्हाट्सएप स्टेटस पे भी लगाओ। दोस्तों एनआईएस सेंटर जो है कई मानने में बहुत से बच्चों के लिए हेल्पफुल है, चाहे वो 8th क्लास हो, 9th 10th 11th 12th हो, चाहे वो एनआईएस बोर्ड के बच्चे हों, ठीक है, चाहे बीए एमए के बच्चे हो, सभी क्लासों के लिए कुछ ना कुछ जो है त्रिपाण सेंटर में उपलब्ध है। तो इसलिए आपके लिए ज़रूरी है कि आप सब्सक्राइब करके इसको चैनल को जो है सेव कर लो, नहीं तो बाद में अगर रिसर्च करोगे तो शायद आपको ये चैनल प्राप्त ना हो। तो इसलिए सोचना नहीं, विचार नहीं करना है, सब्सक्राइब करके जो है अपने पास सेव करना है। दोस्तों ये तो बात था आपके लिए, लेकिन अब देखते हैं हमारा आज टॉपिक क्या है। Today I have a most important topic doing here, the meaning and significance of adult franchisee. What do you mean to the significance adult franchisee here? The franchisee is the right of the people to the vote, elect their representative is called franchisee. Their word franchise is derived from to the French word franc, which mean to the free. It mean free exercise of the right to the choose one and representatives. The adult franchisee means that the right to vote should be given to the all adult citizens without the discrimination of the caste and class, color and religion or sex. There is a adult franchisee. There is no discrimination against the caste, colors and religion and sex. It is based on the equality, which is a basic principle of democracy. It is the demands that the right to be a vote should be equally available among all. To a den and class of person for exercising the right is too volatile, there is a right to be equality. In fact, the spirit of democracy can maintain it only if the people are given the right to vote without any discrimination. The exercise of the right to vote is to be individually as self-respect, unity and sense of responsibility, and the political and civil education. In other words, the system of the adult franchisee is the bedrock of a democratic system. People is called to the politically surrogate is because they oppose the right to be a vote or government into power, or to be vote a government out of the power. And what is a democracy has been described as a mode of the appointings of controlling and dismissing as government by the people. As approved for in the constitution of the land, the citizens cast their vote at a regular interval to select their representative to a parliament, to the legislative assemblies, and such that institutions as the external organ of political power in a democracy. This institution is called representative institution and precisely because they are present the will of the peoples. यहाँ पर जो हमारा अत्यंत महत्वपूर्ण चैप्टर आया है, जिसमें व्यास मताधिकार के ऊपर चर्चा की जा रही है, इसमें सबसे इम्पोर्टेंट तो यही पॉइंट आया कि व्यास मताधिकार का अर्थ एवं महत्व। देखिए, भारत जो है एक डेमोक्रेसी कंट्री कहलाती है, यानी जो यहाँ प्रजातंत्र कहलाता है। तो भारत में इस बात का जो है प्रावधान किया गया कि एक व्यास मताधिकार का होना अत्यंत महत्वपूर्ण है।
और देखा जाए तो वयस्क मताधिकार जो था 18 वर्ष आयु को लिया गया, जो कि काफ़ी महत्वपूर्ण था। सरकार ये सोचती थी कि जिस व्यक्तियों को जो 18 साल उम्र हो जाता है वो काफ़ी समझदार और अपना प्रतिनिधि चुनने के लिए सशक्त हो जाते हैं, तो इसीलिए इन्होंने वयस्क मताधिकार का जो है एक प्रावधान किया। और इसके अंतर्गत सबसे पहला पॉइंट जो हमारा आया है वयस्क मताधिकार का अर्थ एवं महत्व। देखिए, सबसे पहले तो अब आपको ये जानना अत्यंत महत्वपूर्ण रहेगा कि वयस्क मताधिकार का अर्थ क्या होता है, ठीक है, और ये हमारे जो है डेमोक्रेसी कंट्री में किस प्रकार महत्वपूर्ण अपना स्थान रखता है। तो चलिए इस बात को जाने कि जो है वयस्क मताधिकार का अर्थ क्या होता है। जनता द्वारा वोट डालने तथा अपने प्रतिनिधि चुनने के अधिकार को ही वयस्क मताधिकार कहते हैं। यानी जनता द्वारा जो वोट डाली जाती है, ठीक है, और अपना प्रतिनिधि चुनते हैं उसे वयस्क मताधिकार कहते हैं। और वयस्क मताधिकार जो दिया जाता है जो 18 वर्ष आयु अपना पूरा कर चुका हो, ऐसे व्यक्तियों को जो है मत डालने का अधिकार प्रदान किया जाता है। जिसे अंग्रेजी में हम एडल्ट फ्रेंचाइज भी कहते हैं, या एडल्ट फ्रेंचाइज के नाम से जाना जाता है। फ्रेंचाइज शब्द की उत्पत्ति फ्रेंच भाषा की जो फ्रेक शब्द से हुई है, जिसका अर्थ होता है स्वतंत्र यानी फ्री। देखिए, वयस्क मताधिकार का मतलब यही होता है मताधिकार, यानी अपना मत आप दे रहे हो वो भी स्वतंत्र रूप से। इस तरह जो मताधिकार का अर्थ स्वतंत्रपूर्वक अपने प्रतिनिधि का चुनाव करना होता है, यानी आप अपना जिसको भी प्रतिनिधि बनाना चाहते हो उसको जो है आप फ्री मन से उसको चुन सकते हो। यही नहीं, राजनीतिक समानता जनता का मूल सिद्धांत माना गया और इसके लिए जरूरी है कि प्रत्येक व्यक्तियों के मत को सामान्य महत्व प्रदान किया जाए। यानी प्रत्येक व्यक्ति के जो है मत का सामान्य जो है महत्व देना अत्यंत महत्वपूर्ण है। यदि किसी व्यक्ति को से किसी विशेष समुदाय से संबंधित होने के नाते उसे मताधिकार से वंचित किया जाता है तो उसे जो है समानता के अधिकार का हनन होगा। तो बात तो सही है कि कोई व्यक्ति अगर मत देना चाहता है और उसको मत से वंचित किया जाता है तो ये समानता का अधिकार का हनन होता है। दूसरे शब्दों में जनता की आत्मा तभी सुरक्षित रह सकती है जब तक कि जनता के बिना किसी भेदभाव, सामाजिक, आर्थिक, राजनीति के वोट डालने का अधिकार प्राप्त हो। तभी जो है हमारा भारत जो है गणतंत्र बन सकता है, तभी हमारा जो है सभी जनता को सुरक्षित भी निश्चित हो सकता है। क्योंकि देखिए, कहते हैं वोट डालने का जो अधिकार है हमें जन्मसिद्ध अधिकार दिया जाता है कि हम जो है अपना प्रतिनिधि स्वयं ही चुनें, ठीक है। और इसके लिए अगर कोई इसका हनन करता है तो इसका मतलब है कि आपका अधिकार का हनन हो रहा है। नागरिकों द्वारा अपने मताधिकार का प्रयोग करने तथा अपनी पसंद की सरकार का चुनाव करने की प्रणाली को जो है चुनाव कहा जाता है। प्रतिनिधियों के चुनाव के संबंध में यह भी विधान बनाई गई है कि संसद तथा विधान मंडलों के प्रतिनिधियों की चुनाव प्रक्रिया एक निश्चित समय तक ही लागू रहती है, जिसके द्वारा जनता की शक्तियों का महत्व और नीतियों की निर्धारण में उसकी जो है हिस्सेदारी बनाए रखने की कोशिश भी किया जाता है। The next topic is most important here, universal adult franchise. It's a evolution. There is a most important topic here, universal adult franchise. It's a evolution. Historically, adult franchise has been slow in making itself a universal law. In fact, one of the major demands in the long drives of struggle for democracy in the world has been a acceptance of the principle of universal adult franchise. As the basis of the great things, there is a basis of people till the second decade of the 12th century. Not all these countries were practicing of universal adult franchise. Many democratic systems had restricted to a male franchisee only based on the property, education, and other qualification. It is interesting to note that most of the Western countries, which are known for there is a long experience of some sort of representative system of governance. Introduced adult franchise only in the work of the First World War is in 1914 to 18, a war which is the proclaimed to be fought by their allies to the power. The Great Britain is of France and United States and the Allies to make the world safe for a democracy. But well that defected is that Germany is incorporated the principle of the universal adult franchise in 1999. It took 9 more years of Great Britain of extended franchise to a woman in 1928.
In 1918, Britain had a guarantee to the franchisee to the limited number of women. It was decided that is will all the adult men is 21 years of age above would be have to the right to the vote. There is a most important here. It is decided that well the all adult man is 20 years of the age above the would be have to the right to the vote, and women only above the age of 30 years could be post there is the right to the vote. There is the most important is a point here is a 21 of the man is a and 30 years is a woman is the right to the vote. This discrimination was removed only in the 1928, but there is a removed discrimination is the 1928. There is the most important here. The France, the land that is a gift to the popular slogan of liberty, equality, and fraternity, could be introduced the right to the universal adult franchise to its the people only after the end of their Second World War. 1945 equal stands in the fact that Switzerland, the home of is a direct democracy, denied the right to vote to women till 1973. India adopted the principle of universal adult franchise when the present of constitution was enacted in 1949, which has known as the implemented on January 26, 1950. And the next topic is age of voting. The voting age the varies from the country to the country. In a Denmark of Japan, a person, man and woman is entitled their vote after standing the age of 25 years. In Norway, there is a age limit is a 23 is a Great Britain. The United States is a Russian and Turkey it is a 18 year. In a Switzerland, it is a 20 years. In our country now, to minimum age for the exercising of franchise is a 18 years. The 61 first is amended Act of 1989 lowered their voting age from 21 to 18. There is a contained qualification is a present bid for the vote of India. As you already read, a voter must be a citizen of India and must have attained to the 80 years of age and must not be unsound mind and must not has been to the declare of bankrupt by the competent court. यहाँ पर हमारे समक्ष जो आया है सार्वभौमिक व्यास मताधिकार। देखिए सार्वभौमिक व्यास मताधिकार अत्यंत महत्वपूर्ण टॉपिक माना जाता है क्योंकि इसमें हमें बहुत कुछ जानने को मिलेगा। देखिए कहते हैं अगर वोट देने का अधिकार अगर हमारे देश में जो है व्यास मताधिकार के रूप में दिया गया है तो इसका अपना एक विशेष महत्व है, ठीक है। और इसमें जो है कुछ महिलाओं के प्रति जो डिस्क्रिमिनेशन की गई थी, भेदभाव की गई थी, उस पर जो है यहाँ पर करारा चोट भी किया गया है। कहते हैं सार्वभौमिक व्यास मताधिकार का अर्थ यही है कि हर व्यास महिला या पुरुष को बिना किसी भेदभाव को वोट डालने का अधिकार प्रदान करना। तो यहाँ पर आप समझ गए होंगे सार्वभौमिक का मतलब यही होता है सब मतलब कि कोई भी व्यास हो चाहे वो पुरुष हो चाहे स्त्री हो, दोनों को जो है वोट डालने का अधिकार प्रदान है, ठीक है। इस प्रणाली के अधीन एक जो है निर्धारित आयु के पश्चात व्यक्तियों को वोट डालने का अधिकार प्राप्त होता है। यानी इसके रिगार्डिंग अगर देखा जाए सार्वभौमिक व्यास मताधिकार के तो कहते हैं एक निश्चित आयु होती है जहां पर जो है वोट देने का अधिकार प्राप्त होता है। व्यास मताधिकार ने धीरे धीरे स्वयं ही एक सामूहिक कानून का रूप ले लिया और शुरू में वोट डालने का अधिकार सिर्फ उन्हीं लोगों को प्राप्त था जिसके पास या तो अचल संपत्ति हुआ करती थी अथवा जो सरकार को कर देते थे। यानी पहले के समय ये प्रावधान की गई थी कि जिनके पास काफ़ी संपत्ति हुआ करता था और जो सरकार को कर देते थे वही व्यक्ति वोटिंग कर सकते थे। तो ये प्रावधान जो कहते हैं अमीर लोगों के लिए ही था और अमीर लोग ही सिलेक्ट होते थे। तो ये बात तो जनरल उस समय थी। कहते हैं अगर हम बात करें आगे तो ये काफ़ी एक अलग बात यहाँ पर सामने आई थी। कहते हैं कुछ देशों में तो सिर्फ पुरुषों को ही वोट डालने का अधिकार प्राप्त था, इसमें कोई दो राय नहीं है। कई देश में ये देखा गया कि पुरुषों को ही वोट डालने का अधिकार प्राप्त था और इसके विपरीत कहते हैं अब सभी जो है व्यस्त व्यक्तियों को संपत्ति अथवा शिक्षा के आधार पर किसी भेदभाव के बिना वोट डालने का अधिकार प्रदान किया गया, जिसे मानवीय अधिकार कहा गया। और काफ़ी समय तक यहाँ तक कि विकसित देशों ने भी महिलाओं को वोट डालने का अधिकार नहीं दिया था, यानी महिलाओं को नहीं दिया गया था। ये बहुत बड़ी सभी देशों के लिए विडंबना थी। 20वीं सदी के दूसरे दशक तक किसी भी देश में सार्वभौमिक जो है व्यस्त मताधिकार लागू नहीं किया गया। तो ये भी बहुत
दुर्भाग्यपूर्ण बात थी जिसको ये लागू नहीं किया गया। और सबसे दुर्भाग्यपूर्ण बात ये थी कि स्त्रियों से भेदभाव किया जाता था, यानी उनको वोट देने का अधिकार छीन लिया गया था। लेकिन कहते हैं समय का पहिया हमेशा बदलता रहता है और चलता रहता है, फिर जाके बहुत कुछ बदलाव हुआ जिसके बारे में हम जानना चाहेंगे। कहते हैं सबसे पहले जर्मनी में 1919 में सार्वभौमिक व्यास मताधिकार का सिद्धांत लागू किया गया था। कभी एग्जाम में भी आ जाता है या एमसीक्यू में भी आ जाता है या कोई भी एग्जाम आप जो अटैम्प्ट कर रहे हो उसमें आ जाता है कि सबसे पहले सार्वभौमिक व्यास मताधिकार सिद्धांत कहाँ लागू किया गया था। तो आपको याद रखना चाहिए कि जर्मनी में 1919 में जो है लागू किया गया था। और 1918 में ब्रिटेन में कुछ सीमित महिलाओं को मताधिकार प्रदान किया गया। देखिए इसको देख के जो है ब्रिटेन में भी कुछ महिलाओं को, जो चुनिंदा महिलाएं थे, उनको जो है वोट देने का अधिकार दिया गया। धीरे धीरे 21 वर्ष से ऊपर के पुरुषों तथा जो है 30 वर्ष से ऊपर की स्त्रियों को वोट डालने का अधिकार प्रदान किया गया। किंतु 1928 में इस भेदभाव को काफ़ी सुधारा भी गया। और कहते हैं 1936 में जो सोवियत संघ में जो है सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार के सिद्धांत को लागू भी किया गया। यानी देखा जाए 1926 में जो है सोवियत संघ ने भी सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार को सिद्धांत को लागू किया। किंतु यह आश्चर्य की बात है कि लगातार उदारता और बराबरी के नारे लगाने वाला फ्रांस जो 1945 तक अपने नागरिकों के लिए वयस्क मताधिकार के सिद्धांत का विरोध करता रहा। और इसे भी आश्चर्य की बात यह है कि स्विट्जरलैंड जैसे प्रत्यक्ष जनतंत्र वाले देश में भी महिलाओं को वोट देने का अधिकार के लेकर 1978 का जो है गतिरोध बना रहा। ये बहुत बड़ी विडंबना है कि कहते हैं जो देश विकसित थी उन्होंने भी महिलाओं को वोट डालने का अधिकार नहीं दी गई। तो इसमें बहुत बड़ी बात जो है निहित रहेगी। इस सब की तुलना में भारत में 1950 में जब संविधान लागू किया गया तभी से जो है वयस्क मताधिकार व्यवहार अपना लिया गया। क्योंकि भारत को पता था कि जब तक कहते हैं ना कि ज़िंदगी के जो पहिए हैं दो से ही चलते हैं, पुरुष और स्त्री। कहते हैं दोनों को जब तक सामान्य दर्जा नहीं दिया जाएगा हमारा समाज जो है आगे प्रफुल्लित नहीं होगा। इसलिए भारत के जो महान थिंकनर थे उन्होंने इस बात को बहुत समझा और जोर दिया कि महिला को भी उतना ही अधिकार देना उचित रहेगा जितना कि जो पुरुष को प्राप्त है। उसके पश्चात है मताधिकार की आयु। देखिए अलग अलग देशों में वोट डालने का अलग अलग आयु निर्धारित की गई है। डेनमार्क और जापान में 25 वर्ष से ऊपर का व्यक्ति ही वोट डाल सकता है, जबकि नॉर्वे में यह आयु 23 वर्ष की गई है। लेकिन ग्रेट ब्रिटेन में, अमेरिका और सोवियत संघ में यह आयु 18 वर्ष निर्धारित की गई है। हमारे देश में भी अब वोट डालने के लिए न्यूनतम आयु 18 वर्ष निर्धारित कर दी गई है। और इस प्रकार वे सभी स्त्री पुरुष जिनकी आयु 18 वर्ष है बिना किसी भेदभाव को वोट डालने का अधिकार प्राप्त है। मताधिकार का प्रयोग करने के लिए निम्न जो है योग्यताओं का होना अत्यंत महत्वपूर्ण है। वो भारत का सबसे पहले तो होना नागरिक होना चाहिए, वो 18 वर्ष की आयु पूरा कर चुका हो और वो मानसिक रूप से स्वस्थ हो या उस पर किसी प्रकार का जो न्यायालय द्वारा कोई कदम न चलाया गया हो। तो इस तरह से जो है वही व्यक्ति जो वोट दे सकता है जो ये सारी बातों को जो है उसको मिल रहा हो अधिकार। The next topic is methods of representation. The universal franchise is enable all the citizens to be involved in the governance of their state. They do so they are elected their representative and who govern to the serve and protect the interests of the people. There are two main methods of electing representatives and these are known as territory and functional representation. The first territory representation. This is a method of electing to representative in the most of democratic country. In this system, all the eligible voters living in the specified area and voted to the elected their representatives. The total electorate of the country is irrespective of their professions or groups is divided into the territory continuous and which they elect on are more representative and the entire population is derived into the constituency with the more and less equal number of voters. The next is the function representation. The function representation means representatives are elected by the various professional and functional group like industry worker, trading is a functionaries, medical practitioners and lawyer, teacher, transporter, etc. According to this method, is a separate is a constituency are there set of the people or belonging to the specific group. For example, there may be a constituency of the teacher
who is elected their representative. The electorate of the professionally and the functionally categorized, and each of professional categories is called upon to elect one or more representatives respectives on their place of residence in a country. Unlike the territorial representation, the electorate is not be divided on the basis of the territory is a constituency but is the base of their professions. It is a chain or representation of various occupational group. The next year is a constituency. A body of voters who is elected to represent is known as the constituency. The body of voters may be belong to the particular geographical area. The constituency is for the Lok Sabha and the assembly election consist of the voter of is a respective area. But the constituency for their election of President of Indian consists of member of parliament is the state assembly. There may be single member constituency or multi-member constituency. A single member constituency here when only one member is elected from to the constituency, it is known as the single member constituency. For Lok Sabha election for the whole of India is divided into 543 single member constituency. There is the most important point here. Note down the Lok Sabha election to the whole of India divided into the 543. Here is the single member constituency, and out of this 543 constituency, every state and union territory has a share of the content member of constituency. The system of single member of constituency is adopted in India, Britain, USA, Canada, Russia, Australia, Nepal and Pakistan also. The next year, multi-member constituency. This system is known as the general ticket system. When more than one candidate are selected from the constituency, it is called multi-member constituency. Such a constituency is exit of Switzerland, Denmark, and Sweden and Italy. Is according to this system, the whole country divided into the large constituency and form of each constituency may be represented or elected. The political party get the seat in the proportion to be the votes the school of the constituency. And in multi-member constituency, usually the method of proportional of representation is adopted for a begin to elected and candidate has to be achieve a fixed quota of votes. The votes have to be voted for any representative as are there be selected from their respective constituency that indicate their order of performance against the name of the candidate, and will be discuss the detail of their method when we study of proportionally representation. The people here and therefore exercise their right to vote according to the electoral system adopted to their respective countries. We shall discuss below the most important system. यहाँ जो हमारे समक्ष आया है इम्पोर्टेंट टॉपिक, प्रतिनिधित्व की प्रणाली। आखिर प्रतिनिधित्व की प्रणाली होती क्या है और इसका क्या है सार्वभौमिक व्यस्त मताधिकार में इसका स्थान। तो कहते हैं ये बहुत बात जो जानना बहुत काफ़ी रोचक रहेगा और समझ भी रहेगी कि आखिर प्रतिनिधित्व की प्रणाली क्या हमें बताने की कोशिश करता है। अगर यदि हम बात करें सार्वभौमिक व्यस्त मताधिकार, कहते हैं सभी नागरिकों को उनके राज्य के शासन में शामिल होने का अवसर देता है और वो अपना प्रतिनिधित्व भी चुनते हैं जो इन लोगों के अधिकार की रक्षा भी करते हैं। यानी कोई भी प्रतिनिधित्व अगर आप चुनते हो तो उसका एक ही कर्तव्य होता है कि वो नागरिकों का जो है अधिकार को जो है सुरक्षित मुहैया कराए। प्रतिनिधित्व के चुनाव के दो प्रमुख प्रकार होते हैं, एक तो होते हैं क्षेत्रीय और एक होते हैं कार्यकारी प्रतिनिधित्व। यानी दो चीज़ें काफ़ी इंपॉर्टेंट यहाँ मान्यता रखता है। यहाँ पर अगर हम बात करें क्षेत्रीय प्रतिनिधित्व की तो ये बात साफ जाहिर हो जाता है कि अधिकांश जो है लोकतांत्रिक देशों में प्रतिनिधित्व चुनने का ये सबसे लोकप्रिय तरीका माना गया है और इसके अंतर्गत किसी भी क्षेत्र के विशेष के मतदाता अपने प्रतिनिधित्व चुनने के लिए मत भी डाल सकते हैं। निर्वाचन के लिए जो है संपूर्ण देश को क्षेत्रीय इकाई में बांटा भी जा सकता है तथा प्रत्येक निर्वाचन क्षेत्र को एक प्रतिनिधित्व भी चुना जा सकता है। संपूर्ण जनसंख्या को निर्वाचन क्षेत्र में बांटा गया है जिसमें लगभग बराबर मतदाता होते हैं। तो ये इसमें बहुत काफ़ी इंपॉर्टेंट बात है कि संपूर्ण जनसंख्या के निर्वाचन क्षेत्र में बांटा जाता है जिसमें लगभग बराबर मतदाता होते हैं। यहाँ जो अगला टॉपिक है कार्यकारी प्रतिनिधित्व, देखिए इसमें यही बात
सामने आता है कि कार्यकारी प्रतिनिधित्व होती क्या है और उसका क्या अर्थ होता है। तो साधारण शब्दों में जानना चाहेंगे तो इसका यही मतलब होता है, कार्यकारी प्रतिनिधित्व का अर्थ यही निकलता है कि विभिन्न व्यवसायिक समूह के प्रतिनिधियों का चुनाव, जैसे कि औद्योगिक कर्मचारी हो गया, व्यापार जगत हो गया, वकील हो गया, अध्यापक हो गया, ट्रांसपोर्ट आदि। इस प्रकार जो है वर्ग विशेष से संबंधित लोगों के अलग अलग विविध इकाई बनाई जाती है। उदाहरणतः अध्यापकों का एक निर्वाचन क्षेत्र हो सकता है जो अपना प्रतिनिधि चुनते हों। निर्वाचन क्षेत्र के जो है व्यवसाय और कार्य के आधार पर वर्गीकृत करके उनका जो है प्रतिनिधित्व चुनने को भी कहा जा सकता है। क्षेत्रीय प्रतिनिधित्व कई तरह निर्वाचन क्षेत्रीय आधार पर नहीं बल्कि उसके व्यवसाय पर निर्भर करता है, और यह एक ऐसा तरीका माना जाता है जिसके द्वारा विभिन्न व्यवसायिक समूहों को प्रतिनिधित्व प्राप्त होती है। निर्वाचन क्षेत्र मतदाताओं का वह समूह है जो प्रतिनिधित्व के चुनता है, और यह समूह किसी विशेष जो है भौगोलिक क्षेत्र से संबंधित भी हो सकता है। लोकसभा तथा राज्यसभा के चुनाव में उन्हीं क्षेत्रों को मतदाता शामिल होते हैं, परंतु राष्ट्रपति के चुनाव में संसदों और विधानसभाओं में सदस्यों के अलग अलग निर्वाचन क्षेत्र होते हैं, और एक सदस्यीय या बहुसदस्यीय निर्वाचन क्षेत्र भी हो सकते हैं। तो सबसे पहले हमारे समक्ष यही आता है कि एक सदस्यीय निर्वाचन क्षेत्र। देखिए, जब किसी क्षेत्र से केवल एक सदस्य का चुनाव किया जाए तो उसे एक सदस्य कहते हैं। यानी लोकसभा चुनाव में संपूर्ण भारत को जो है 543 इकाई में बांटा गया है, और इन 543 क्षेत्रों में से प्रत्येक राज्य के केंद्र शासित प्रदेशों में निश्चित इकाई होती है, और एक सदस्यीय विधायक इकाई की प्रणाली को भारत, ब्रिटेन, अमेरिका, कनाडा, रूस, ऑस्ट्रेलिया, नेपाल, पाकिस्तान में अपनाया गया है। यानी देखा जाए तो एक सदस्य पर निर्वाचन प्रणाली जो है कई देशों में अपनाया गया है, इवन कि भारत में भी इसको अपनाया गया है। उसके पश्चात बहुदलीय निर्वाचन क्षेत्र। देखिए, इसका क्या अर्थ हुआ। इस प्रणाली के सामान्य टिकट प्रणाली भी कहते हैं। जब किसी निर्वाचन क्षेत्र में एक से अधिक सदस्य चुने जाते हैं उसे बहुसदस्यीय निर्वाचन क्षेत्र कहा जाता है, और इस प्रकार की प्रणाली स्विट्जरलैंड, डेनमार्क, स्वीडन और इटली में अपनाई गई है। इस प्रणाली में संपूर्ण देश को विशाल निर्वाचन क्षेत्र में बांटा जाता है, और प्रत्येक इकाई से कई प्रतिनिधित्व को चुन लिया जाता है। राजनीतिक दलों को किसी भी निर्वाचन क्षेत्र से प्राप्त मतों के आधार पर सीटें मिलती है। कहते हैं बहुसदस्यीय प्रणाली में अनुपातिक प्रतिनिधित्व अपनाया जाता है, और निर्वाचन होने के लिए प्रत्याशी का निर्धारण मत प्राप्त करने होते हैं। मतदाताओं को उनके क्षेत्र से चुने जाने वाले सभी प्रत्याशी के लिए मत देने होते हैं। प्रत्याशी के नाम के आगे वे अपना मत अंकित करते हैं, और इस तरीकों का जो है व्यापक अध्ययन आप जो है अनुपातिक प्रतिनिधित्व वाले अध्ययन में करेंगे। इस प्रकार किसी देश में प्रचलित निर्वाचित प्रणाली के अनुसार लोग अपने मताधिकार का प्रयोग करते हैं। अब हम निर्वाचन संबंधी मुख्य प्रणालियों का यहाँ पर अध्ययन करने की कोशिश करेंगे। इसी के साथ जो है दोस्तों हमारा टॉपिक आज खत्म हो रहा है। ठीक है, अगर आपको अच्छा लगा तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिए। अगर पहली बार अगर आप वीडियो देख रहे हो, पहली बार मेरे चैनल पे आए हो, तो सब्सक्राइब करना आपका फ़र्ज़ बन जाता है। सब्सक्राइब करने से ये होगा कि जो भी मैं आप क्लास के रिगार्डिंग कोई भी वीडियो डालूंगा उसका नोटिफिकेशन जो है समय समय पर आपको प्राप्त होता रहेगा। अगर सब्सक्राइब नहीं कीजिएगा, अगर आप दोबारा से तिरपान स्टडी सेंटर पर आने की कोशिश कीजिएगा तो वहाँ पर आप तिरपान लिखिएगा तो जो है वो तिरपस कर देगा। ठीक है, जो आप गूगल पर सर्च वो तिरपस कर देगा, जिससे वजह से आप जो है मेरे वीडियो का जो है फायदा नहीं उठा पाओगे। तो सोचिए मत, विचार मत कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। आप सोचते होइएगा कि मेरे जो एग्जाम खत्म हो जाने के मेरा क्या ज़रूरत है तिरपान स्टडी सेंटर से। ठीक है, तो इसलिए सब्सक्राइब नहीं करने का सोचिएगा, लेकिन दोस्तों ऐसा नहीं है। तिरपान स्टडी सेंटर जो है बहुत हेल्पफुल है। क्योंकि ये जो है आपके 8th क्लास, 9th, 10th, 11th, 12th जो आर्ट्स के सब्जेक्ट को कवर करता ही है, प्लस जो है ये NIC बोर्ड के जो है 10th प्लस 2 को भी कवर करता है। साथ में BA जो है फर्स्ट ईयर से लेकर 6 सेमेस्टर तक बच्चों के लिए ये अग्रसर रहेगा आर्ट्स सब्जेक्ट में। तो सोचिए नहीं, विचार नहीं कीजिए, काफ़ी जो है तिरपान स्टडी सेंटर का फ़ायदा ही फ़ायदा है। ठीक है, अगर आप मुझे प्रोत्साहित करोगे तो आपके लिए मैं तरह तरह के वीडियो बनाऊँगा जो आपको फ़ायदा पहुँचाएगा। एग्ज़ाम के तौर पर मैं आपको जो है पेपर
पर भी आपको सोल्यूशन करके दिखाऊंगा जो आपके लिए फ़ायदेमंद रहेगा। अगर नहीं सब्सक्राइब कीजिएगा, मेरा मनोबल घटेगा, तो हो सकता है कि आपको फिर दोबारा मैं ना वीडियो बनाऊं और आपको फ़ायदा ना पहुंचाऊं। तो अभी भी नहीं सोचिए, मेरा जितना आप फैलाइएगा, जितने दूसरे बच्चों के साथ शेयर कीजिएगा, उतना जो है मैं आपके लिए कार्य करने में अग्रसर रहूँगा। ठीक है दोस्तों, इसे सोचिए मत, विचार मत कीजिए, अभी सब्सक्राइब कीजिए और अपने व्हाट्सएप स्टेटस पे लगाइए और दूसरे बच्चों के साथ भी शेयर कीजिए। ठीक है दोस्तों, अपना ध्यान रखना। बाय।